जी स्टूडेंट्स, जय हिंद, नमस्कार। मैं सर डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का बैक टू निम्बस करियर्स। तो जहां पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट जिसमें हम DSSS का जो फर्स्ट पेपर जो आपका हुआ था उसमें हम पार्ट 1 में आपके पास दिस इज द फिफ्थ पार्ट जो कि हम कवर अप करेंगे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपके पास जो क्वेश्चन रहते हैं 20-20 के फॉर्मेट पे रहते हैं। दिस इज द लास्ट फॉर्मेट, दैट मीन्स हम आज की इसमें वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, दैट इज 80 to 100 क्वेश्चन। ठीक है, आई हाईली रिकमेंड कि आपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देख रखे है, डू वॉच देम आउट, बिकॉज हमें इंसाइट मिल जाएगी कि आपके पास पेपर किस तरीके में आ रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चाहिए कि हम पुराने पेपर भी डिस्कस करें या शिफ्ट 2 का पेपर भी मैं डिस्कस करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन की, हर एक MCQ की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया था लास्ट पार्ट में, that if two or more individuals differ in a restriction site affecting the number and length of DNA fragments homologous to the probe। बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है आपके पास कि दो इंडिविजुअल्स आपके पास रिस्ट्रिक्टिंग साइड पे अलग अलग तरीके पे है एंड द लेंथ ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स एंड होमोलोगस टू द प्रोब ये डिफर कर रही है। ठीक है, बेसिकली दिस विल बी कॉल्ड एज, डायरेक्ट आंसर आपसे पूछ रखा है, ये तो बहुत इजी सवाल है आपके पास। दिस विल बी कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली VNTRs हमारे पास किस में इस्तेमाल होते हैं सर? ये बेसिकली हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे इनका भी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। आंसर रहेगा हमारे पास, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज RFLP। ठीक है, चलिए अगला सवाल। Which hormone is derived from amino acid tyrosine? लेटेस्ट से मुझे अमाइनो एसिड टायरोसिन से डिराइव्ड हार्मोन का भी नहीं पता है, बट इफ आई हैव द बेसिक नॉलेज, अगर मुझे बेसिक नॉलेज पता है दैट विच ऑफ द हार्मोन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, विच ऑफ द हार्मोन इज अ स्टीरॉयडल हार्मोन, तब भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाऊंगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या पूछ रहे हैं आपसे। विच हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन? तो बात करते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हमारे पास एक स्टीरॉयडल हार्मोन है सर, इट इज अ स्टीरॉयडल हार्मोन। कॉर्टिसोल की बात की जाए और एल्डोस्टेरॉन की बात की जाए, कॉर्टिसोल हमारे पास एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वेयर एज एल्डोस्टेरॉन इज अ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो आंसर रहेगा इसका, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के हमारे पास प्रीकर्सर के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन बेसिकली T3 एंड T4, ठीक है, ट्राई आइडोथाइनिन एंड टेट्राआइडोथाइनिन। ठीक है, बेसिकली इसकी बात करा यहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड टायरोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर एज वेल एज यहाँ पे आयोडीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। इसकी कमी से हमारे पास बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है एंड गोइटर्स जिसकी बात है, इसके अगर एक्सेस में होता है तो हमारे पास दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपरथायराइडिज्म एज वेल एज एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, या इसको आप ग्रेव्स डिजीज भी बोल देते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, जल्दी से पढ़ेंगे क्या पूछ रहा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेफेनोब्रासिका? हाँ जी, रेफेनोब्रासिका के लिए आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहली स्टेटमेंट, रेफेनोब्रासिका इज अ नेचुरल हाइब्रिड फाउंड इन वाइल्ड। नो सर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल हाइब्रिड, इट इज अ मैन मेड आर्टिफिशियल हाइब्रिड है। दूसरी स्टेटमेंट, रेफेनोब्रासिका is a allopolyploid hybrid of radish and cabbage. Yes sir, this statement is absolutely correct. हाँ जी, it was a cross of radish and cabbage, but बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार, why they are wrong. रेफेनोब्रासिका is a hybrid with edible roots and leaves. नहीं, स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। हालांकि इट वाज, जो इसका मेन पर्पस था वो था ही यही कि इसकी रूट्स, बेसिकली आपके पास किसका क्रॉस है ये, रेडिश और कैबेज का। तो रेडिश की बात की जाए, इसके पास एडिबल रूट्स होती हैं और कैबेज के पास एडिबल लीव्स होती हैं, तो इन दोनों का क्रॉस बनाया गया ताकि हमारे पास रूट भी एडिबल हो जाए और आपके पास बेसिकली लीव्स भी एडिबल हो जाए। बट हुआ क्या, हो गया इससे उल्टा। आपके पास जो ये थी
आपके पास जो लीफी होगी, लीफी आपके पास रूट्स होगी, और जो आपके पास स्टोरेज वाली होगी वो लीव्स होगी। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गेट्स इनकरेक्ट। रेफेनोब्रासिका इज अ हाइब्रिड दैट प्रोड्यूसेस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नहीं सर, इट रिक्वायर्स सीड्स। तो दीज ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन। चलिए भाई अगला सवाल, लड्डू सवाल आपसे पूछ लिया गया वापस। अब ऑब्वियस सी बात है आपके पास मुश्किल सवाल भी रहेंगे, इजी सवाल भी तो पूछ लेंगे ना, नॉर्मलाइज भी तो करना है पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? हाँ जी, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? अब डंडे तो मारेगी नहीं लॉकअप में जाके। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, ताकि आपके पास उसको फॉर एग्जांपल इसको यदि ये वाली लाइन अब चलेगी, दूसरी वाली लाइन अब चलेगी, तो ये सब डायरेक्शन कौन देता है? दैट इज गिवन आउट बाय हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। गोल्जी apparatus इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। बेसिकली आपके पास ये डाइवर्ट करते हैं, पैकेजिंग करके बाद ये भेजती है कि इसमें यहाँ जाना है, दूसरी पैकेजिंग करके ये भेजती है कि इसने यहाँ जाना है। ठीक है। लाइसोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सॉरी, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट फॉर डेटिंग फॉसिल्स? नॉट फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है। देखने में बहुत मुश्किल सवाल है, बट ऑप्शन देखेंगे, अगेन लड्डू क्वेश्चन है, सारी गेम ऑप्शन की है। यहां पे आपको लग सकता है कि यहां पे मुश्किल सवाल है, बट आंसर बहुत ही आसान है इसका। आंसर रहेगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन टू हीलियम। सर ये तो आपके पास न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है सर। न्यूक्लियर फिजन कहां पे होता है सर? ये तो सन में होता है। तो वाई इट विल बी यूज्ड फॉर डेटिंग पर्पस? दूसरी वाली डेटिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो वाली डेटिंग। डेटिंग मतलब आपके पास निकालना कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। चलिए फॉसिल डेटिंग। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, पढ़ेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग? बहुत इजी सवाल है। राइबोसोमल असेंबली ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन होती है सर, हिस्टोन एसिटाइलेशन, आरएनए कॉम्बिनेशन। आंसर रहेगा इसका डी ऑप्शन, आरएनए इंटरफेरेंस इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट। इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी गुरु। चलिए भाई अगला सवाल, वाटर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेशन इन ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलिसिस कहां पे हो रही है सर? साइटोप्लाज्म में हो रही है, रेस्पिरेशन में पढ़ते हम। ग्लाइकोलाइसिस क्या एंटर करता है यहाँ पे? ग्लूकोज एंटर कर सकता है, फ्रक्टोज एंटर कर सकता है। ग्लूकोज से पहले क्या कन्वर्ट होगा सर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कौन याद करेगा साइकिल? हम याद करेंगे सर। वाटर कहाँ पे रिलीज होता है? याद कीजिए, सेकेंड लास्ट स्टेप में, जब आपके पास 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से आपके पास पायरुवेट बनता है, यानी कि पायरुविक एसिड बनता है, दैट विल बी यहाँ पे ए ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास वाटर रिलीज होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सर, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जब हम फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड में जा रहे हैं, तब यहाँ पे देयर इज रिलीज ऑफ पानी, H2O। ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल कोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोन इन अ न्यूक्लियोसोम? हाँ जी, आपसे अरेंजमेंट पूछ ली हिस्टोन प्रोटीन की, बताएंगे भी। करेक्ट स्टेटमेंट, द हिस्टोन कोर इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपीज ऑफ ईच, H2A, H2B, H3 एंड H4। क्या ये सही स्टेटमेंट है? जल्दी से बताएंगे भाई। दूसरी स्टेटमेंट, द हिस्टोन कोर इज सराउंडेड बाय 200 बेस पेयर्स। नहीं सर, 146 to 147 रहते हैं यहाँ पे बेस पेयर्स, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। द हिस्टोन कोर इंक्लूड्स H1 एज इट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। नहीं, H1 तो बाहर होता है,
द हिस्टोन कोर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ ईच। हाँ जी बताएंगे, सिंगल कॉपी होती है, डबल कॉपी होती है? सिंगल कॉपी होगी या डबल कॉपी होगी? देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर बताएंगे। ये देखिए, ये एक कॉपी और ये दूसरी कॉपी, डबल कॉपी। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन। चलिए भाई, इसके ऊपर एक और सवाल भी पूछा गया था शायद इसमें। चलिए देखते हैं आगे। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कंट्रोल्ड बाय द लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन +2 की एनसीईआरटी भी खोलेंगे, वो भी बता देगा इसका आंसर। इज लैक ऑपेरॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? लैक ऑपेरॉन कहां देखने को मिलता है सर? इकोलाई में देखने को मिलता है। बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमंस। इकोलाई क्या कॉज करता है हमारे पास? डाइसेंट्री कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, इकोलाई। चलिए, होमोसेपियंस द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। अरे क्या बात कर रहे हैं। चलिए, हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से लैक ऑपेरॉन याद नहीं है। चलिए अगला सवाल। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो प्रोपेगेशन। बहुत ही आसान सवाल है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है भाई। इट ऑलवेज लीड्स टू जेनेटिक ऑफस्प्रिंग। इट ऑलवेज लीड्स टू जेनेटिक, पहली ही स्टेटमेंट इन्होंने इनकरेक्ट दे दी। माइक्रो प्रोपेगेशन तो बेसिकली आपके पास क्या करते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन में हम एक टिश्यू लेते हैं, उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो करते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका सेल एक ही बॉडी से निकाला जा रहा है विदाउट एनी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो जेनेटिक वेरिएशन कहां से आ गई गुरु? उसके लिए दूसरा डीएनए भी तो होना चाहिए। डीएनए तो एक ही है बॉडी में, जिसको तुमने इस्तेमाल करके लिया टिश्यू कल्चर में। तो देर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। बाकी स्टेटमेंट्स ठीक है, हाँ जी। इट कैन प्रोड्यूस 1000 ऑफ, हाँ जी। इट रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट मीडियम, हाँ जी। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड? कहां से पूछ लिया क्वेश्चन? गुरु क्वेश्चन पूछ लिया आपसे टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल, इन शॉर्ट केल्विन साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से याद हो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाइंड्स विद एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो क्या बनाता है यहां पे? तो क्या बनाता है गुरु? सिट्रिक एसिड 6 कार्बन, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, एसिटाइल एसिड 2 कार्बन। सिट्रिक एसिड के पास कितनी कार्बन होंगी सर? 6 कार्बन। ठीक है, पूरी साइकिल अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ जी, इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सिट्रिक एसिड इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। आंसर रहेगा इसके लिए दैट इज एकोनिटिएज। इसके लिए आपके पास पूरी की पूरी साइकिल याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर साइकिल याद नहीं है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा चलो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चलो छोड़ो छोड़ो गुस्सा सर, शॉर्ट ट्रिक बताओ कैसे याद रख सकते हैं इसको। A city is kept secret. A city is kept secret, यहां से भी secret for military operation. A city is kept secret for military operation. यहां से आप इजीली C3 साइकिल को याद कर सकते हैं। अब एंजाइम तो गुरु याद करने ही पड़ेंगे, इतना एंजाइम भी याद ना कर पाओ तो फिर कोई इलाज नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। विच हिस्टोन इज मोस्ट इजिली रिमूव्ड एंड लीस्ट टाइटली बाउंड टू क्रोमेटिन? अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखा, जहां पे हमने हिस्टोन का स्ट्रक्चर देखा,
तो इसका आंसर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। बात करूं मैं H2 और H3 की, तो ये तो आपके पास कोर में है, बाहर कौन सी है सर? H1। इसको निकालना क्या होगा? सबसे आसान होगा। हाँ जी, कैन बी इजिली रिमूव्ड एंड लीस्ट टाइटली बाउंड। ये देखिए यहाँ पे H1 आपके पास सबसे बाहर बैठा हुआ है, इसको इजिली निकाला जा सकता है। H2 H3 एंड H4 ये अंदर कोर में बैठे हुए हैं, इनको निकालना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, दो स्टेटमेंट दे रखी है आपसे पास, पूछ रखा है विच इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट, कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। हाँ जी, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन दीज कोएंजाइम्स आर रिमूव्ड। तो कोएंजाइम निकोटिनामाइड NAD and NADP contains vitamin B12। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास विटामिन कौन इस्तेमाल होती है सर? नाइसिन, दैट इज विटामिन B3। B12 तो आपके पास साइनोकोबालामिन है। हाँ जी, कॉजेज अनीमिया, खून की कमी। B12 जो नॉनवेज नहीं खाते उनके पास विटामिन B12 की कमी हो जाती है। चलिए अगला सवाल। अरे हाँ, इसका आंसर क्या रहेगा? दैट मीन्स पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट है। आंसर रहेगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल फिर से पूछ लिया, क्रैब साइकिल। Which of the following acts as substrate and combines with oxaloacetic acid to form a 6 carbon molecule? अभी जस्ट 10 मिनट पहले मैंने इसका, 10 मिनट पहले भी ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट पहले मैंने इसका आंसर दिया। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन यानी कि ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल कौन सा होगा? दैट इज सर एसिटाइल कोएंजाइम A। आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, एसिटाइल कोएंजाइम A। लड्डू सवाल था, अगर जिसने सिट्रिक एसिड साइकिल अच्छे से पढ़ रहे हैं दोबारा अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है। चलिए अगला सवाल। A mutation has RAS protein that leads to a constant activation of the MAPK pathway which of the result in। देखिए बेटा MAPK इन्वॉल्व हो गया जहां पे, वहां पे तो सीधी सी बात है कैंसर हो जाएगा। डायबिटीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है MAPK के साथ। ठीक है, हालांकि दे कैन बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कैंसर। ठीक है, डायबिटीज में आपके पास पैनक्रिया इफेक्ट हो गया तो वहां पे आपके पास डायबिटीज हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपके पास अगर आपको बोन कैंसर हो गया तो वहां पे इट कैन बी ऑफ सेकेंडरी इशू बट नॉट द प्राइमरी वन। चलिए अगला सवाल। Which of the following hormone binds to a specific mobile receptor in the cytoplasm? दोबारा देखना इसने क्या पूछा, in the cytoplasm, not on the cell membrane, in the cytoplasm, यानी कि वो हार्मोन आपका सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। सेल वॉल को क्रॉस कौन कर सकते हैं सर? स्टीरॉयडल हार्मोन्स कर सकते हैं सिर्फ, बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्युबल। एंड हमारी पास जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज फॉस्फोलिपिड। हाँ जी, एड्रेनलिन नहीं सर। थायरोक्सिन प्रोपेप्टाइड हार्मोन है नहीं सर। गलती तो नहीं होगी। इंसुलिन ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। कॉर्टिसोल आपके पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सॉरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इसका मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट होना चाहिए, एड्रेनालिन। लेट्स सी, नहीं कॉर्टिसोल ही रहेगा, सॉरी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, कॉर्टिसोल। ये दीज आर द टू मेथड्स जिसकी वजह से आपके पास, देखिए ये आपके पास प्राइमरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं यहाँ पे, जो कि आपके पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, वेराज स्टीरॉयडल हार्मोन्स डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं बिकॉज दे जो आपके पास होते हैं दे आपके पास दे आर लिपिड सॉल्युबल। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
इन विच ऑर्गेनिज्म डू जाइंट क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 5 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट स्ट्रैंड। ये तो बेसिकली बेटा आपके पास डायरेक्टली किसकी बात हो रही है, ड्रोसोफिलिया मेलिग्नोगास्टर, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये किसकी है, सलाइवरी ग्लैंड्स की हार्मोन्स की बात हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स के क्रोमोसोम्स की बात हो रही है यहाँ पे आपके पास। इसका स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे दिया होगा, यस ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहता है इसका, 5 इसकी 5 आर्म्स होती हैं। चलिए अगला सवाल, which of the following correctly distinguishes homologous organs from analogous organs as evident from organic evolution। बताएंगे जल्दी से इसका आंसर, पढ़ेंगे चारों स्टेटमेंट अच्छे से, आंसर बताएंगे इसका। homologous organs and analogous organs, homologous organs are examples of divergent evolution, whereas analogous organs are example of convergent evolution। दोनों में फर्क क्या है समझेगी अच्छे से। homologous divergent evolution means same organs different function, इसको लिख लेता हूं यहाँ पे, same organ different function। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, 4 limbs of let us say man and bat, चमगादड़, हम दोनों के 4 limbs, we are both mammals, बट मेरे 4 limbs किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फॉर मल्टीपल पर्पज। बैट के 4 limbs किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर फ्लाइंग पर्पज। सेम ऑर्गन डिफरेंट स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स बट सेम फंक्शन, फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ मी एंड विंग्स ऑफ ऑक्टोपस, दोनों की, उसके पास कंपाउंड आई है, मेरे पास सिंपल आई। दैट मीन्स दोनों के लिए आपके पास जो ओरिजिन है वो अलग है, बट दोनों का फंक्शन क्या है सर, विजन। सेम फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन, सेम फंक्शन, एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। चलिए बैक टू द ऑप्शन, होमोलोगस ऑर्गन्स शेयर अ कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन बट मे हैव डिफरेंट फंक्शन। हाँ जी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनालॉगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन बट इवॉल्व इंडिपेंडेंटली, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोथ होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स हैव द सेम एवोल्यूशनरी ओरिजिन, नहीं। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शंस, नहीं सर डिफरेंट फंक्शन, ये तो पहले ही स्टेटमेंट गलत कर दी इसने। होमोलोगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, नहीं सर सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन। हाँ जी ये देखिए एग्जांपल है आपके पास, 4 लिम्ब जैसे मैंने बात की। इसके अलावा एनालॉगस ऑर्गन इंसेक्ट के विंग एंड बर्ड के विंग। इंसेक्ट के हमारे पास बेसिकली कौन सी, जो आपके पास नोमैटिक बोन्स होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे विंग्स बात की जाए इंसेक्ट्स की, तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्स ऑफ ओरिजिन है, बट दोनों का फंक्शन क्या है सर, फ्लाइंग। चलिए अगला सवाल, कोएंजाइम बायोटिन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। बायोटिन, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज कहां इस्तेमाल हो रहा है सर, ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए होता है सर मैग्नीशियम, इसको चाहिए मैग्नीशियम पेप्सिन, स्टमक में प्रेजेंट होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूर आपको HCl चाहिए बट नॉट फॉर इट्स फंक्शन। लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है सर, NAD चाहिए होता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज बीटा कार्बोक्सिलेज। चलिए लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी साइज रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन। रिप्रेस पूछ रखा है भाई, प्रमोटर्स तो प्रमोट करेंगे सर, हॉक्स भी प्रमोट करेगा, एनहेंसर्स भी प्रमोट करेंगे, आंसर रहेगा सी ऑप्शन दैट इज साइलेंसर्स। लड्डू क्वेश्चन था लास्ट, इसी के साथ आपका पेपर भी अच्छे से समाप्त हो जाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने लास्ट में लड्डू क्वेश्चन डाल के दे दिया, ठीक है। यस आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन साइलेंसर्स। हाँ जी तो आज की वीडियो गाइस हम यहीं ख़त्म करते हैं। विद दिस हमारा जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है दैट इज कंप्लीट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहते हैं कि अगर हम पेपर 2 भी डिस्कस करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चाहे पुराना पेपर है, चाहे वो शिफ्ट 2 का पेपर है,
इफ़ यू वांट कि हम उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ गुड डे गाइज, आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छे से जाए। जय हिंद।